नमस्कार दोस्तों। अब हम पिछली कक्षा के आगे बात करते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया था हुमायूं के बारे में। तो देखो, हुमायूं का जो काल रहा 1530 ईस्वी से 1539 यानी कि चौसा युद्ध तक शासक रहा। उसके बाद में 1555 और 56 में उन्हें 1 वर्ष इसका शासनकाल रहा। यानी इस बीच में यानी 1540 से लेकर के जो 1555 है, इन 15 वर्षों में जो ये 15 वर्ष आए, इनमें भारत में जो साम्राज्य स्थापित हुआ था उसे हम सूर साम्राज्य कहते हैं। सूर साम्राज्य। देखो, इसमें भी कुछ प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न मोस्ट इसके लिए मैं बता रहा हूं, या आपके पूछा भी जाएगा क्योंकि ये अपने मारवाड़ से जुड़ा हुआ है। सूर साम्राज्य के बारे में देखो बताता हूं मैं आपको कि जो पूर्वी भारत है यानी बिहार का क्षेत्र है, वहां जौनपुर था। जौनपुर का जमींदार था हसन खां। क्या नाम था? हसन खां। इसका पुत्र था जिसका नाम था फरीद। इस फरीद ने एक बार क्या किया कि एक नियत शेर को मार दिया। किसको मार दिया? इस फरीद ने यानी अल्पकाल में, छोटी आयु में एक शेर को मार दिया। भाई, एक व्यक्ति कुख्यात शेर को मार दे तो यहां बिहार का शासक था बहार खां। कौन था? बहार खां था। उसने इस फरीद को क्या नाम दिया? शेर खां। क्या नाम दिया? शेर खां, जिसे शेर शाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेर शाह। तो आप समझ गए होंगे, जौनपुर का जमींदार हसन खां का पुत्र था, बचपन का नाम फरीद था, और एक नियत शेर को मार देने के कारण बिहार के शासक बहार खां ने इसको शेर खां की उपाधि दी। तो अब ये क्या कहलाया? शेरशाह कहलाया। और उसी शेरशाह ने, मैंने आपको बताया था, 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में और 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में किसे हरा दिया था? हुमायूं को हराया। और किस साम्राज्य की स्थापना की? सूर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो समझ में आ गया होगा, सूर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1539-40 ईस्वी में चौसा और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराने के कारण, क्योंकि इस युद्ध में हुमायूं है वो भाग जाता है डर करके। तो हुमायूं की पराजय होने के बाद में नवीन वंश सूर्य साम्राज्य की स्थापना शेरशाह करता है। कौन था? बचपन का नाम फरीद था। किसका पुत्र था? हसन खां का पुत्र था। हसन खां कौन था? जौनपुर का जमींदार था। और ये जौनपुर कहां से संबंधित है? बिहार से संबंधित है, और बिहार पूर्वी भारत से संबंधित है। ये यहां तक समझ में आ गया। अब इसमें हम प्रमुख जो घटना पढ़ने वाले हैं वो अपने मारवाड़ से संबंधित पढ़ने वाले हैं। देखो, अब बात कर रहा हूं, देखो दोस्तों, 1544 की। कब की बात कर रहा हूं? 1544। एक और मारवाड़ और दूसरी ओर सूरवंश, सूर साम्राज्य। यानी एक और तो मारवाड़, दूसरी ओर सूर साम्राज्य। देखो, मारवाड़ के बारे में बता देता हूं। मारवाड़ में राठौड़ राजवंश की सत्ता थी। किनकी थी? राठौड़ राजवंश की। राठौड़ राजपूतों में देखो, जैसे गुहिल हुए, राठौड़ हुए, चौहान हुए, चालुक्य हुए, प्रतिहार हुए, परमार हुए। तो राजपूतों में अनेक शाखाएं थी। उनमें से ही एक राठौड़ शाखा थी जिनकी राजधानी मंडोर थी। कौन सी थी? मंडोर राजधानी थी। और प्रमुख क्षेत्र है जोधपुर, पाली और सीमावर्ती जो नागौर क्षेत्र है वहां मारवाड़ कहलाता था। क्या कहलाता था? मारवाड़। जोधपुर, पाली और समीपवर्ती नागौर है
वो पहले मारवाड़ कहलाता था और मारवाड़ की राजधानी मंडोर थी। और इस मारवाड़ पर जो वंश था वो था राठौड़ वंश। राठौड़ वंश किस राठौड़ वंश? राठौड़ वंश देखो, राठौड़ वंश था। इस राठौड़ वंश की स्थापना की थी राव सिंह ने। राव सिंह यानी राठौड़ वंश का संस्थापक और आदि पुरुष कौन था? राव सिंह था। ठीक है, अब हम इस काल की प्रमुख घटना पढ़ेंगे। यहां तक एक बार आप देख लो कि इसकी स्थापना किसने की। इसकी स्थापना है राव सिंह ने की थी। और देखो, इसी मारवाड़ जो राजवंश है उसका शासक था 1544 में राव मालदेव। राव मालदेव वेरी वेरी मोस्ट था। ये बहुत ही वीर योग्य, युद्ध कुशल, युद्ध प्रिय। ये मान लो कि राठौड़ों की शाखा में एकदम महानतम व्यक्तित्व का धनी ये व्यक्ति था। ये शासक बना और 1544 में मारवाड़ का शासक कौन हुआ? राव मालदेव। और इसी काल में मैंने आपको बताया कि सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह। शेरशाह। अब देखो, ये भी साम्राज्य विस्तार करने वाला और ये भी करने वाला। एक बार क्या होता है, 1544 में शेरशाह अपनी सेना लेकर के मारवाड़ पर आक्रमण कर देता है और गिरी सुमेल नामक स्थान पर दोनों सेनाएं आमने सामने हो जाती है। एक और राव मालदेव, दूसरी और शेरशाह। कब? 1544 ईस्वी में। तो आपको पूछा जाएगा कि भाई मारवाड़ का कौन सा शासक था जिसने 1544 में शेरशाह के साथ में युद्ध लड़ा? तो राव मालदेव। या पूछा जाए कि गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? 1544 में। किन किन के बीच में हुआ? राव मालदेव और शेरशाह के बीच में हुआ। राव मालदेव कहाँ का शासक था? मारवाड़ का राठौड़ वंश का शासक था और राठौड़ वंश की राजधानी मंडोर थी। और मारवाड़ क्षेत्र में जोधपुर, पाली, समीपवर्ती नागौर और अजमेर का क्षेत्र आता था। होता क्या है देखो, एक और राव मालदेव की सेना, दूसरी ओर शेरशाह की सेना। राव मालदेव के दो विश्वस्त और योग्य वीर सेनापति, मैंने हमेशा आपको दो दो के जोड़े बताए, गोरा और बादल, पद्मावती के चाचा और भतीजा रतन सिंह के काल में बताए थे। अलाउद्दल चौहान काल में मैंने बताए थे। और जयमल और पत्ता महाराणा उदय सिंह के विश्व सेनापति। वैसे ही दो सेनापति जो थे वो राव मालदेव के बड़े ही योग्य और वीर सेनापति थे, जिनका नाम आता है जेता और कुंपा। जेता और कुंपा। ये जेता और कुंपा बड़े ही वीर थे लड़ने में, रण कौशल में। और ये इन्होंने अपनी सेना सुव्यवस्थित कर ली। रात्रि में आराम से विश्राम किया कि भाई सुबह उठते ही क्या करना है? युद्ध लड़ना है। अब शेरशाह को पता था कि लड़कर के तो इन रास्तों से विजय प्राप्त कोई नहीं कर सका। या तो कूटनीति करनी होगी, या किसी विपक्ष के यानी इनके पक्ष से किसी व्यक्ति को अपनी ओर मिलाना होगा। तो भाई इनको पता था जेता और कुंपा तो राष्ट्रीय धर्म और राजधर्म के इतने पक्के कि वो तो विचलित हो ही नहीं सकते, तो उनको तो किसी प्रकार का कोई लालच दे नहीं सकते। तो जेता और कुंपा तो मानेंगे नहीं। तो इसने क्या किया? शेरशाह ने दो खत लिखे। क्या लिखे? दो खत लिखे। एक खत में 15,000 रुपए के साथ में ये लिखा कि मैं 15,000 रुपए सैन्य के साथ में भेज रहा हूं, इनकी तुम तलवार मंगा लेना। क्या मंगा लेना? तलवार। और ये खत अपने सैनिक के द्वारा जो जेता था उसके शिविर में डलवा दिया गया।
दूसरा खत लिखा, उसमें लिखा कि मैं 10,000 रुपए भेज रहा हूं, इनकी कंबल मंगा करके सैनिकों को दे देना। और ये खत किसके में, कुपा के शिविर में डलवा दिया गया, जबकि ना तो जेता को पता था ना कुपा को पता था। लेकिन शेरशाह ने ये क्या किया, ये कूटनीतिक प्रयास किया, 2 पत्र लिखवाए, अपने सैनिक के हाथों कहां डलवा दिए, जेता और कुपा के शिविर में डलवा दिए। और इसकी सूचना मालदेव को भेज दी। किसको भेज दी, मालदेव को। शेरशाह ने मालदेव को पत्र लिख के कहा कि तुम जिन 2 सेनापति जेता और कुपा के बल पर मेरे से गिरी सुमेल का युद्ध लड़ने आए हो, वो तो पहले से ही मेरे से मिले हुए हैं, तो क्यों न तुम मेरे से संधि कर लो। तो मालदेव ने कहा कि वो राजपुताना का खून कभी मिश्रित नहीं हो सकता, तो कहा जाके देख लो कि मैंने जो रुपए भेजे वो उनके शिविर में होंगे। और जब राव मालदेव जेता और कुपा के शिविर में आता है तो जेता और कुपा सो रहे होते हैं, और वहां वो रुपए और वो खत लिखा हुआ देख करके मालदेव को अपने विश्वस्त सेनापतियों के प्रति विश्वास हो जाता है। और राव मालदेव बिना युद्ध लड़े 4 जनवरी के दिन ही पुनः जोधपुर लौट जाता है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो गई दोस्तों, यही सबसे बड़ी चूक थी कि जो मालदेव है वो जेता और कुपा को बिना पूछे, बिना उनसे बात किए, उस पर अविश्वास करके अपनी सेना लेकर के कहां चले गए, मारवाड़ वापस पुनः चले गए। और जब इस बात का दूसरे दिन सुबह प्रातःकालीन जेता और कुपा उठे तो उनके सेनापतियों ने कहा कि महाराजा आपने, कि महासेनापति महानायक आपने ये क्या कर दिया। रात में ये बात हुई कि जो अपने राजा है राव मालदेव वो अपनी सेना लेकर के पुनः जोधपुर चले गए, और आपके मस्तिष्क पर ये कलंक लग गया कि भाई आप विश्वासघाती हो, आपने शत्रु सेना से रुपए लिए। इस बात का जब जेता और कुपा को पता चला तो उन्होंने कहा था राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, और अगर हम यहां से वापस लौट गए तो ये कलंक हम कभी अपने आजीवन नहीं धो सकते। और देखो ये 2 वीर सेनापति अपने बचे कुचे सैनिकों के साथ में इस प्रकार शेरशाह के ऊपर आक्रमण करते हैं कि शेरशाह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शेरशाह की सेना इधर से उधर भागने लगती है। ऐसी स्थिति में शेरशाह देखता है कि रे भाई 2 सेनापति और छोटी सी सेना इतनी दबाव मचा सकती है, अगर मालदेव और उसकी सेना होती तो क्या हालत होती। और देखो कि शेरशाह को बड़ी मुश्किल से, एक विशाल सेना होते हुए भी बड़ी मुश्किल से गिरी सुमेल के युद्ध में विजय हुई। यानी कि वो वीर सेनापति जेता और कुपा इस गिरी सुमेल के युद्ध में यानी 5 जनवरी के दिन लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसी धन्य है माँ, ऐसे धन्य है वो जननी जिसने ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया, जो अपने कलंक को मिटाने के लिए अपनी कुछ सेना के साथ अपने शत्रुओं से भिड़ गए और लड़ते हुए अपनी वीर गति को प्राप्त हुए। जेता और कुपा बात कर रहे थे, इतिहास में कुछ लाइनें उनकी मिलती है। जेता कुपा से कहता है कि रे कुपा, अपने पास तो कुछ एक सैनिक है, हम क्या शत्रु का सामना कर लेंगे। तो उसने कहा था कि हमेशा लड़ाई अस्त्र शस्त्रों सैनिकों से नहीं, आत्मविश्वास से जीती जाती है। और मान ले इस युद्ध में हम हार गए तो क्या होगा, वीर गति। और वीर गति तो एक वीर के लिए सौभाग्य की बात है। और मान ले कि अगर हमने युद्ध नहीं लड़ा तो हम कभी अपने राज्य में अपनी जनता को अपने राजा के सामने नहीं जा पाएंगे, अपना मुख नहीं दिखा पाएंगे। और अगर जब हम अपने राज्य, अपनी मातृभूमि के साथ में अगर न्याय नहीं कर सके तो हमें मर जाना ही उचित होगा, यानी हमें लड़ना ही उचित होगा। तब कुपा कहता है कि वास्तव में आज सच्चे मायने में एक वीर होने का पता चला कि वीर किसे कहते हैं। गिरी सुमेल के युद्ध में जो बड़ी मुश्किल से विजय प्राप्त हुई थी तो शेरशाह सूरी को एक बात कहना पड़ा। शेरशाह सूरी ने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी हिंदुस्तान की बादशाहत को देता। देखो क्या ये लाइन आपको पूछ भी सकते हैं कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपने हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये शब्द किसके हैं, तो ये शब्द शेरशाह सूरी के हैं। इस युद्ध के बाद में गिरी सुमेल के युद्ध में जब शेरशाह सूरी को बड़ी मुश्किल से जेता और कुपा से लड़ते हुए
विजय प्राप्त हुई, जेतौन गोपाल वीरगति को प्राप्त हुए, तब शेरशाह ने कहा था कि मैं मुक्ति बर्बादी के लिए यानी एक छोटे से मारवाड़ क्षेत्र के लिए अपने हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो यानी इससे ये स्पष्ट होता है कि शेरशाह सूरी को कितनी मुश्किल से इस गिरी सुमेल के युद्ध में यानी कि 1544 के इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। तो दोस्तों ये ऐसे थे जेता और कूपा, और जेता और कूपा को जब जेता और कूपा की शहादत का जब महादेव को पता चला तो महादेव को बड़ा पछतावा हुआ कि देखो मैंने अपने वीर सेनापतियों पर अविश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी, खास में होता तो आज सूर साम्राज्य नहीं होता। यहाँ तक आप समझ गए होंगे गिरी सुमेल युद्ध शेरशाह और मारवाड़ का जो संबंध था। देखो गिरी सुमेल युद्ध के बाद जो शेरशाह है वो अजमेर, जोधपुर और मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है, मेवाड़ पर अधिकार करता है। यानी गिरी सुमेल युद्ध के बाद में, गिरी सुमेल की पराजय के बाद में अजमेर, जोधपुर और मेवाड़ पर किसका अधिकार हो जाता है? शेरशाह का अधिकार हो जाता है। शेरशाह का अधिकार हो जाता है और शेरशाह इसी गिरी सुमेल के जस्ट एक वर्ष बाद में यानी 1545 ईस्वी की बात है, कलिंजर का युद्ध था। इसका कलिंजर का युद्ध था। कलिंजर के युद्ध में एक बारूद पर, इस पर बारूद पर पैर लग गया, इसका शेरशाह का। यानी कलिंजर के युद्ध के दौरान, कब 1545 ईस्वी को कलिंजर के युद्ध के दौरान शेरशाह का पैर एक बारूद पर लग जाता है, जिसे बारूद फट जाता है। यानी बारूद पर पैर लग जाने से बारूद फट जाता है, जिसके कारण शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। यानी गिरी सुमेल युद्ध के एक वर्ष बाद में 1545 ईस्वी को कलिंजर के युद्ध में एक बारूद पर पैर लग जाता है शेरशाह का, और बारूद फटने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह के बाद में उसका जो उत्तराधिकारी है वो उत्तराधिकारी आता है इस्लाम शाह है। इस्लाम शाह है। कौन आया? इस्लाम शाह है। शेरशाह के बाद में सूर साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना, और ये अपने उत्तराधिकारी के संघर्ष के कारण, यानी उत्तराधिकार के संघर्ष के कारण है वो सूर साम्राज्य का पतन हो जाता है। क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। और उन्हें 1555 ईस्वी को हुमायूं का अधिकार हो जाता है। हुमायूं, मैंने आपको बताया भी था, किसका अधिकार हो जाता है? हुमायूं का अधिकार हो जाता है। यानी कि हमने पढ़ा कि 1539 और 40 यानी 400 मिलीग्राम के युद्ध के बाद सूर साम्राज्य की स्थापना होती है, और 1555 यानी 15 वर्ष तक सूर साम्राज्य का शासनकाल रहता है, और 1545 से लेकर के 55 तक जो उसके उत्तराधिकारी वो अयोग्य होते हैं, जिससे सूर साम्राज्य का पतन हो जाता है। यानी कि अब उन्हें मुगल वंश आ गया। कौन सा आ गया? मुगल वंश। वही मुगल वंश जिसकी स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। कब? 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध से। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो हम बात करते हैं आगे। एक तो शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनाया था सासाराम बिहार में। कहा? सासाराम, ये बिहार में है। शेरशाह ने अपने जीवन काल में सासाराम बिहार में अपना मकबरा बनवाया। क्या बनाया? मकबरा बनाया। यानी कि शेरशाह ने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे सासाराम जो बिहार का मकबरा है उसमें दफना देना। तो याद रहे शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। और इस मकबरे की एक सबसे खासियत है कि डमरू के आकार का है। डमरू के आकार का है। किस आकार का? डमरू के आकार का। यानी कि जो सासाराम बिहार का जो मकबरा है वो डमरू के आकार का है। यानी कि वे हिंदू जो मंदिर हैं, हिंदू मंदिरों से प्रभावित है। यानी कि जो हमारे हिंदू जो मंदिर होते हैं देवताओं के ऊपर गुंबद होता है डमरू के आकार का, वैसा ही जो इनका सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा है। तो आप ध्यान देंगे, आपको पता चल गया सूर साम्राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। इसका अंतिम नाम इस्लाम शाह था, और इस्लाम शाह अपने उत्तराधिकारी संघर्ष में जो है सूर वंश का पतन हो जाता है, और सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का
बड़ा है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो देखो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, शेरशाह सूरी अपने स्थापत्य के लिए भी जाना जाता है और इसमें देखो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है पेशावर वर्तमान पाकिस्तान, पेशावर पाकिस्तान से बंगाल के सोनार, पेशावर से सोनार यानी पाकिस्तान से लेकर के वर्तमान बंगाल है, वहां तक इसने एक सड़क का निर्माण करवाया। इसका निर्माण करवाया जो आपके लिए वेरी मोस्ट है, हर बार पूछा जाता है। इसने वैसे तो 4 प्रमुख सड़कों का निर्माण करवाया था, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम भाग को जोड़ने के लिए, अपने सैन्य अभियानों के लिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो सड़क है जिसका नाम है जीटी रोड, जीटी ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, ये जो ग्रांड ट्रंक रोड है इसका नाम है जीटी रोड। इसमें भी लिख सकते हो ये लो, ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड, इसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। कहां से? पेशावर पाकिस्तान से लेकर सोनार बांग्ला तक करवाया था। ये इसका अवशेष वर्तमान में भी है। पुरानी बात करें तो पुराने जो हाईवे थे NH1 अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे संख्या 1 थी वो इसी जीटी रोड से जाती सकती थी। यानी कि ये शेरशाह सूरी के काल का प्रमुख विशेषता रहेगी। तो आपको ये मुख्य ये याद रखना, जीटी ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया, जो पेशावर यानी पाकिस्तान से बंगाल के सोनार गांव को जोड़ता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों।